100 जोड़ लो इसी में तो, और हमारी आजादी को अभी 100 साल नहीं हुए। तो 100 साल, जब 1 अरब आबादी हमारी बढ़ चुकी है, तो अब हम क्या क्या सोचें? सोचना चाहिए इस मामले में या नहीं सोचना चाहिए? और एक चीज और बताना चाहता हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, मैं स्टेटिकल अफसर भी रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, पहले भी बताया था मैंने आपको, फिर बता रहा हूँ। सिख कौम जो कि बहुत कम है, आज से 40-50 साल पहले मैंने देखा था, उनकी जो रिपोर्ट आती थी ना, सिखों का प्रतिशत बहुत आगे था स्थायी विधियां और अस्थायी विधियां अपनाने में, और उन्होंने अपने परिवार को तब से जो है उन्होंने नियोजित रखा। परिवार नियोजन पे जी, परिवार नियोजन का एक मसला है जिसको उन्होंने उठाया उधर। मैं चाहता हूँ शुभेंदु जी इस पर बात करें, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखिए, ये देश 75 साल हो गया, अब अभी भी हम लड़ रहे हैं कि देश में एक कानून नहीं होगा। जब एक झंडा हो सकता है, एक प्रधानमंत्री हो सकता, कश्मीर की 370 धारा खत्म की जा सकती है, तो इस देश में यूसीसी भी लाकर हर राज्यों को अधिकार है कि जहां पर भी वो लाना चाहे वहां पर लाए, और देश को एक कानून में लाकर देश को आगे बढ़ने दे। इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो इस देश को अपना मानता है, उसको ये कानून मानना चाहिए, और भारत का हर व्यक्ति भारतीय है और भारतीय के लिए एक कानून होना चाहिए। जमीन का भी कानून है भैया जी। मैं पूछ रहा हूँ, अधिकारी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जरा इनसे पूछिए ये हिमाचल में जाके क्या वहाँ पे कृषि की भूमि ले सकते हैं क्या? पूछिए, ये भी कानून लाइए। अरे जमीन का भी कानून लाइए। अरे भैया तुम ध्यान भटकाना बंद करो जनता का, जनता के मुद्दों पे बात करो। आपने 2 करोड़ सालाना नौकरी की बात होने के बाद, 75 साल होने के बाद भी एक विशेष कौम भारत के एक साथ एक कानून के नीचे नहीं खड़ी हो सकती। आगे इनको समानता से कोई मतलब नहीं है। दरअसल ठहरे हुए पानी में अब ये कंकड़ मार दी गई है। हलचल देखा जाएगा 2024 तक कि क्या होता है, और उसके बाद में प्रतिक्रियाएं होंगी। ये वो शगुफा है, ये वो तरकश में रखा हुआ तीर है जो 24 तक लगातार अब चलता रहेगा, और इसके आधार पर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। जी जनाब, आगे बस साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी जनाब। देखिए, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डीपीएसपी का पार्ट है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पर काम कर रही थी, तो मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी को जो है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध जो है वो राज्य को देने ही पड़ेंगे लोगों को, और डीपीएसपी जो है वो फ्यूचर में जो है राज्य इस चीज का प्रावधान करेगा कि इसके ऊपर काम किया जाए। क्योंकि जब आजादी हमें मिली तो हमारी स्थिति उस प्रकार की नहीं थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मुद्दा रखा, कॉन्सेप्ट बनाया, उसको हम इमीडिएटली जो है वो अप्लाई कर पाते। लेकिन आज अगर सरकार उस पर काम कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और चीज देखने को आती है कि जैसे एक धर्म विशेष के लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे शरीयत के लॉ के अगेंस्ट है। मैं एक टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं उसके लिए, लेकिन उसको उस नजरिए से ना देखा जाए। अगर जो है सिविल मामलों में जो है वो अपने शरीयत के हिसाब से कानून को लागू करवाना चाह रहे हैं, तो क्रिमिनल मामलों में भी शरीयत के हिसाब से क्यों नहीं किया जाता? जी एक तर्क है, पुराना तर्क है। जी जनाब बस साहब। देखिए, इस देश में सीएनएन और एनआरसी जो 2 कानून हैं, इनको बहुत से लोग आपस में मिला के बात करते हैं। इनको आपस में मत मिलाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, मैं बता रहा हूं जी, वो धर्म पे आधारित है, और उसमें जो भी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, जो 6 वर्ग। जी मैं कोई बात नहीं बात हो रही है। और बात क्या करनी है? कैसे आलोक जी, मैं तो खैर आप जी आलोक जी, जी देखिए भैया जी, एक बहुत बेसिक बात है कि जब संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को अनुच्छेद 44 जोड़ा गया, तो संविधान में ही तो जोड़ा गया, और जो संविधान के हमारे निर्माता थे उन्होंने ना जाने कितने अनुभवों से ओतप्रोत थे। आज जो संविधान की दुहाई देते हैं, कहते हैं हम एक हाथ में संविधान रखते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो एक समान नागरिक संहिता से क्या परहेज है? आज अगर उत्तराधिकार के कानून, गोद लेने का कानून, वसीयत देने का कानून, संपत्ति के अधिकार का कानून अगर सबके लिए एक होता है, तो इनको अपने लिए विशेषाधिकार की क्या आवश्यकता है? एक बात तो बनाए ना, केंद्र मना कौन कर रहा है? आप राज्य खेलना चाहते हैं क्या? अरे केंद्र बना दे, पूरे हिंदुस्तान के लिए बना दे, सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप खेलना चाहते हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की बात कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के तो मैनिफेस्टो में 1980 से। आप बताओ ना,
संविधान सभा के मेंबर ने लोगों ने जो कहा, आजादी के बाद आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? सवाल का जवाब दीजिए कि केंद्र क्यों नहीं बना? आप बहुमत में है, केंद्र लायक कोई भी बात नहीं होना। सुनो, ऐसा है, जब धारा 370 की हटाने की बात आई थी तब भी आप सब लोग रो रहे थे कि नहीं हट सकती, और जब हटेगी तो खून खून हो जाएगा। धारा 370 हटाई गई, कश्मीर को बचाया गया, ऐसे ही पूरे देश को बचाना है। और यूनिवर्सिटी, दादा जी 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 नमस्ते, कैसी हैं आप? आ रहे दादा, आ रहे हैं आज से। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती है। हमेशा देश को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और एक देश को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी, उनके जवाब देंगे। तटस्थ होके बोलिए, मतलब एकदम नॉर्मल होके बोलिए। हाँ जी बोलिए। दीपक कुमार नाम हुआ मेरा। हाँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कहां तोड़ने का बात करती है? भारतीय जनता पार्टी किसे तोड़ने का बात करती है? राम मंदिर 1992, आप अभी एनआरसी का बात हो रहा है, उनके हित का बात हो रहा है। हाँ। महिलाओं के हित का बात हो रहा है। यहाँ पे अभी जैसा साहब ने कहा, शायद उनको जानकारी नहीं है या कुछ जानकारी में कमी है। 1941 बीएन राव कमेटी आई थी। बीएन राव कमेटी किसके हित के लिए आई थी और अभी क्या कर रही है? बस उसी के तहत एनआरसी आ रही है। दरअसल महिलाओं को, मैडम, महिलाओं